इकिगाई 5वां अध्याय। दीर्घायु मास्टर्स। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। दीर्घायु लोगों का बहुमूल्य मार्गदर्शन। जब हमने इस किताब की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद सिर्फ इतना ही जानना नहीं था कि आनंददायी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए कौन से पहलू जरूरी हैं, बल्कि जो लोग लंबी आयु के हैं वे इसके बारे में क्या कहते हैं, यह जानना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण था। ओकिनावा में हमने जो भेंट वार्ता की वह बिल्कुल असाधारण थी। इसके साथ हम विश्व भर में जो लंबी आयु के लोग हैं उनके जीवन के तत्व ज्ञान को भी समझने जा रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो 110 सुपर सेंटेनोरियंस सालों से ज़्यादा समय से जिंदा हैं। सुपर सेंटेनोरियंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संपादक नोरिस मैकव्हिटर ने किया था। सन 1990 में विलियम स्ट्राउस और नील हाउ ने सुपर सेंटेनोरियन शब्द का और ज़्यादा प्रचार किया। आज की तारीख में विश्व भर में तकरीबन 350 से 400 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 110 साल से ज़्यादा है। हालांकि उनमें से सिर्फ 75 लोगों की ही उम्र के प्रमाण उपलब्ध हैं। ये लोग भले ही सुपर हीरो न हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज़्यादा समय पृथ्वी पर बिताया है। आज जिस प्रकार से विश्व में लोगों की औसत आयु बढ़ रही है उससे यकीनन सुपर सेंटेनोरियंस की संख्या बढ़ने की संभावना है। आइए अब यह समझते हैं कि इन दीर्घायु लोगों का अपने जीवन के प्रति क्या कहना है। मिसाओ ओकावा 117 वर्ष। खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप के परीक्षण के हिसाब से अप्रैल 2015 तक मिसाओ ओकावा विश्व की सबसे ज़्यादा आयु की महिला के तौर पर जानी जाती थी। जब अस्पताल में उनकी मौत हुई उस वक्त उनकी उम्र 117 वर्ष और 27 दिन थी। सन 1898 में एक टेक्सटाइल व्यापारी के घर में मिसाओ का जन्म हुआ। उसके बाद 3 सदियों में जीने वाली इस महिला ने अपने जीवन में कई सारी चीज़ें देखी। 110 की उम्र तक वह अकेली रहती थी और किसी की मदद के बिना अपने सभी काम खुद करती थी। जब लोगों ने उनके रोज के कामों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया सुशी पद्धति से खाना बनाना और नींद लेना। उनके इस जवाब में हम और एक चीज़ जोड़ सकते हैं, जीने की उनकी इच्छा शक्ति। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं भी वही खोज रही हूँ। जापान लंबी आयु वाले लोगों की भूमि है, यह बात साबित हो गई है। 112 वर्ष और 150 दिन जीने वाली साकारी मोमोई, इनकी जब मौत हुई तब वह विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष थे, लेकिन उस वक्त भी उनसे ज़्यादा उम्र वाली 57 महिलाएं जीवित थी। मारिया कोपोविला 116 कभी भी मांसाहार नहीं किया। सन 1898 में एक्वाडोर में जन्मी मारिया कोपोविला का नाम गिनीज बुक ने विश्व की सबसे उम्रदराज महिला के तौर पर दर्ज किया है। सन 2006 में उनकी निमोनिया से मौत हो गई। उनके 3 बच्चे, 12 पोते और 20 परपोते थे। 107 साल की उम्र में दिए गए अपने आखिरी साक्षात्कार में उन्होंने अपनी यादों और विचारों के बारे में बताया। मैं खुश हूँ और इतनी लंबी आयु देने के लिए
हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतने साल जिंदा रहूंगी। मेरे पति एंटोनियो कपोविला जहाज पर कप्तान थे और जब उनकी मौत हुई तब वह 84 साल के थे। तब मेरे साथ दो बेटियां और एक बेटा था। उसके बाद उनका संसार बढ़ता गया और आज मेरे पोते और परपोते भी हैं। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती थी। लोग बहुत ही अपनेपन से रहते थे। हम नाचते थे, खेलते थे। उसमें भी एक अनोखा अनुशासन होता था। मुझे मारिया लुइस अलारकान का गाना बहुत पसंद आता था। आज भी मुझे उसके सभी बोल याद हैं। आज भी मुझे कई प्रार्थनाएं याद हैं और आज भी मैं उन्हें बोलती रहती हूँ। मौका मिलने पर आज भी मैं गाना गाती हूँ, नाचती हूँ। स्कूल के वक्त मैं जो हाथों से चीज़ें बनाती थी, वह काम मैं आज भी करती हूँ। भूतकाल की इन यादों को याद करते करते वह अचानक नाचने लगी। उनके अंदर की ऊर्जा देखकर ऐसा महसूस हुआ मानो वह कई साल जवान हो गई थी। जब उनसे उनकी लंबी आयु का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मांसाहार नहीं किया है। मुझे लगता है कि मेरी लंबी आयु का यही राज है। जीने कॉलमैट 122 वर्ष। सब अच्छा चल रहा है। सन 1875 में फ्रांस के अर्लेस में जन्मी जीने कॉलमैट 4 अगस्त 1997 को विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला के तौर पर पहचानी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 122 वर्ष की थी। एक बार मजाक में उन्होंने बताया था कि मैंने मैथुसेलाह से 969 साल जिए हुए कुलपिता के तौर पर जाने जाते हैं स्पर्धा की है। जीने ने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड ब्रेक किए। जीवन के आखिरी पल तक वह स्वस्थ और आनंदित रही। 100 की उम्र तक वह साइकिल चलाती थी। 110 साल तक वह अकेले ही रहती थी। घर में छोटी सी आग लगने की वजह से सुरक्षा के हिसाब से उन्हें केयर सेंटर जाना पड़ा। जब मोतियाबिंद की तकलीफ की वजह से उन्हें ठीक से दिखना बंद हुआ तो सिगरेट होठों तक लेकर जाना कठिन हुआ। इस वजह से उन्होंने 120 की उम्र में सिगरेट पीना बंद किया। शायद उनकी लंबी आयु का राज उनके स्फूर्ति भरे अंदाज में होगा, जोश भरे मिजाज में होगा। 120 की उम्र में उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनने में भी तकलीफ होती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब ठीक है। वॉल्टर ब्रूनिंग 114 वर्ष। अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। सन 1896 में सिनेसोता में जन्मे वॉल्टर ब्रूनिंग ने अपने जीवन में 3 सदियां देखी। मोंटाना में सन 2011 में उनकी कुदरती मौत हो गई। उनकी 2 पत्नियां थीं और उन्होंने 55 साल रेलवे में सेवा की। 83 साल की उम्र में वह मोंटाना से रिटायर हुए और जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। वह अमेरिका में जन्मे दूसरे सबसे लंबी आयु की उम्र के प्रमाण दे सकने वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी आखिरी दिनों में काफ़ी साक्षात्कार दिए। वह अपनी ऐसी लंबी आयु का श्रेय अपनी कुछ आदतों को देते थे। जब तक शरीर साथ देता हो तब तक काम करते रहना और दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना, इन दोनों बातों को वह ज़्यादा महत्व देते थे। 112 वर्ष की आयु में उन्होंने बताया कि अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक व्यायाम करते रहते थे। उनकी आदतों में लोगों की मदद करने की भी आदत शामिल थी। विशेष बात तो यह थी
कि उन्होंने मौत से कभी डर नहीं लगता था। सन 2010 में एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि हम सभी कभी ना कभी तो मरने ही वाले हैं। कुछ लोग मौत से डरते हैं, पर मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है। इसका अर्थ ही यही है कि आपकी मौत होने ही वाली है। सन 2011 में अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पादरी को बताया था कि मैंने ईश्वर को कहा है कि जीवन में अब इससे अच्छा कुछ होना बाकी नहीं है, इसलिए मेरे जाने का समय आ चुका है। अलेक्जेंडर इमेज 111। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। पोलैंड में सन 1903 में जन्मे अलेक्जेंडर इमेज केमिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। सन 2014 में जब उनकी मौत हुई तब वह यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे। उस वक्त वह विश्व के सबसे ज़्यादा आयु वाले पुरुष थे। इमेज अपनी लंबी आयु का श्रेय व्यसन रहित रहने तथा मद्यपान न करने की आदत को देते थे। जब उनका जिक्र विश्व के सबसे ज़्यादा आयु के पुरुष के तौर पर हुआ तो उन्होंने बताया, यह नोबेल पुरस्कार जीतने जैसा महान कार्य बिल्कुल नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी लंबी आयु तक जी सकता हूँ। मेरी लंबी आयु का राज मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो सच है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। इकिगाई कलाकार। लंबी आयु का राज सिर्फ सुपर सेंट्रल नॉलेज को ही पता हो ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका नाम भले ही गिनीज बुक में दर्ज ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी लंबी आयु और ऊर्जा से जीवन का नया अर्थ समझाया है। ये कलाकार रिटायर होने के बाद भी अपनी इकिगाई के हिसाब से जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे। कला, फिर चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हमारे जीवन को अर्थ देती है और खुशी के कई पल ला कर देती है। विशेष बात यह है कि ये पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। होकुसाई 18वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक 88 साल जिए। वह युकियो स्टाइल पद्धति से लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते थे। इस कलाकार ने 100 व्यूज ऑफ माउंट फूजी नामक किताब में लिखा है, मैंने 70 साल की उम्र तक जिन चीज़ों की निमित्ति की उनकी असल में गिनती ही नहीं करनी चाहिए। 73 वर्ष की आयु के बाद मुझे जानवर, पंछी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की भी रचना समझ में आने लगी थी। अपनी उम्र के 80वें साल में मैंने थोड़ी बहुत तरक्की की। मुझे ऐसा लगा, मुझे यकीन है कि मैं 90 साल का होने तक अपने कार्यों के रहस्य को सही तरीके से समझने लगूंगा। 100 का होने तक मैं ज़रूर महान कार्य करूंगा और मुझे यकीन है जब मेरी उम्र 110 होगी तो मैं सही मायने में अपने काम के माध्यम से अपनी भावनाओं को और जीवन के असली अर्थ को व्यक्त कर सकूंगा। अगले कुछ पन्नों में हम न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए कैमिल स्विने द्वारा एकत्रित किए हुए कुछ महान कलाकारों के बहुमूल्य शब्द जानने वाले हैं। इनमें से एक भी कलाकार ने अपने जीवन में कभी भी रिटायरमेंट नहीं ली। वे आज भी अपने काम का आनंद ले रहे हैं। अगर हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। यही बात उन्होंने अपने जीवन के द्वारा लोगों के सामने रखी है। अपनी उम्र के 86 साल पूरा होने पर भी अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर अपने काम के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे स्टेज पर काम करते वक्त ही मौत आए, दुनिया छोड़कर जाने का यह सबसे अच्छा मार्ग होगा। ओसामू तेजुकाजिन को आधुनिक जापानी मांगा पद्धति का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1998 में अपनी मौत के कुछ समय पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक कार्टून निकाला जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज़ जस्ट लेट मी वर्क, यानी कृपया करके मुझे काम करने दो। फिल्म निर्माता फ्रेडरिक वाइजमैन 86 साल के होने के बाद कह रहे थे कि वे आज जो भी अपना काम इतने प्रभावी तरीके से कर पाते हैं, इसके पीछे एक ही वजह है और वह है
अपने काम के प्रति उनका प्रेम। उनके अनुसार मेरी उम्र के कई सारे लोग हमेशा बीमारी और शरीर के साथ न देने का बहाना बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा पूरा मित्र परिवार अपनी कला से प्रेम करता है और हम में से हर कोई अपने जीवन के आखिर तक काम करता रहेगा। कार्मेन हेरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, ने 98 की उम्र में पहला कैनवस बेचा था। ताते मॉडर्न एंड द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने उनके काम को रखा था। इस अवसर पर जब उनसे उनके भविष्य के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया, मैं हमेशा अगला काम पूरा करने का विचार विमर्श करती रहती हूँ। कुछ लोगों को यह मूर्खता लगेगी, लेकिन मैं दिन ब दिन अच्छा काम करने का प्रयास करती रहती हूँ। सदा सीखते रहें। भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं और आपका शरीर थक जाए, भले आपके शरीर में तकलीफ हो रही हो और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपकी प्यारी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो और आपके सामने सारे सपने नष्ट हो गए, और भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, तो भी सदा ही सीखते रहें, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। इसी की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और आपको कभी भी इसका पश्चाताप नहीं होगा। T.H. Boyd, द वंस एंड फ्यूचर किंग। प्रकृति प्रेमी और लेखक एडवर्ड ओ विल्सन ने एक बार कहा था, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास काफ़ी जानकारी है और मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है जैसे विषयों पर पढ़ना शुरू किया, तब से मुझे महसूस होने लगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। एल्सवर्थ केली, जिनकी सन 2015 में 90 साल की उम्र में मौत हुई, उन्होंने कहा था, यह बहुत बड़ा भ्रम है कि उम्र के साथ हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम ज़्यादा देखने लगते हैं, ज़्यादा सुनने लगते हैं। आपकी उम्र जितनी बढ़ती है, उतना ही आप ज़्यादा देखने की कला सीखते हैं। मुझे रोज़ नई नई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ही मैं नए नए चित्र बना सकता हूँ। 86 वर्ष के आर्किटेक्ट फ्रैंक गेहरी हमें बताते हैं, कुछ इमारतों को बनाने में 7 साल तक लग जाते हैं। ऐसे वक्त पर संयम और वर्तमान में जीने की कला आपकी बहुत मदद करती है। गगनयान विश्व म्यूजियम के निर्माता गेहरी को वर्तमान में रहने की कला काफ़ी अच्छे तरीके से आती थी। वह कहते थे, आप सिर्फ वर्तमान में ही जी सकते हैं, आप कभी भी भूतकाल में नहीं जी सकते। वर्तमान में जीने के लिए आंखें और कान खुले रखें, अखबार पढ़ें, आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग रहें, हर काम के प्रति जिज्ञासा रखें। ऐसा करने से आप अपने वर्तमान में जीने लगेंगे। जापान का दीर्घायु जीवन। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए हमारे पास यंत्र हैं। शायद इसीलिए अमेरिका में ज़्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जापान में सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। गांव का ज़्यादा शांत और आनंदित जीवन ही लंबी आयु का राज है। जापान सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोगों का देश है, इसमें कोई शंका नहीं है। विश्व के किसी भी और देश के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने की वजह से पहले ही डॉक्टर की राय लेना और संस्कृति से जुड़े रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान रहती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना,
ये सभी बातें उनकी लंबी आयु का राज हैं। जरूरत हो या ना हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इकिगाई 7वां अध्याय, इकिगाई खाद्य संस्कृति। विश्व के सबसे लंबी आयु वाले लोगों की खाद्य संस्कृति। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान का आयुर्मान विश्व में सबसे ज्यादा है। पुरुषों के लिए 85 और महिलाओं के लिए 87.3। इसके साथ जापान में 100 साल की उम्र की आयु के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। सितंबर 2016 के आंकड़ों के आधार पर यह औसत हर 10 लाख के पीछे 520 था। इस आलेख में विश्व के लोगों का आयुर्मान दिखाया गया है। इसमें जापान, ओकिनावा, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स का आलेख दिखाया गया है। इससे यही साबित होता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आयुर्मान जापान में और उससे भी ज्यादा ओकिनावा में है। देखा जाए तो ओकिनावा जापान का एक ऐसा प्रदेश है जिसका दूसरे महायुद्ध में बड़ा नुकसान हुआ था। सिर्फ युद्ध के वक्त ही नहीं बल्कि उसके बाद भी वहां के लोगों को भूख और साधनों के अभाव का सामना करना पड़ा था। 1940 से 1950 तक यह आयुर्मान ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लोग उस झटके से उभरे, इस जगह की सबसे ज्यादा आयुर्मान वाले इलाके के तौर पर गिनती होने लगी। जापान में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतनी लंबी आयु तक जीते हैं? उसमें भी ओकिनावा में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि लंबी आयु के बारे में यहाँ के लोग सबसे आगे होते हैं? जानकारों का ऐसा कहना है कि ओकिनावा एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्रेन नहीं जाती। यहाँ पर कार से यात्रा करना भी संभव नहीं है। यहाँ के लोग यात्रा करने के लिए साइकिल या पैदल जाने का विकल्प चुनते हैं। साथ ही दिन में 10 ग्राम से कम नमक खाने के सरकार के नियमों का यहाँ पर काफी गंभीरता से पालन होता है। ओकिनावा की जादुई खाद्य संस्कृति। हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना ओकिनावा में सबसे कम है। इसकी मुख्य वजह है उनकी खाद्य संस्कृति और इसी वजह से सभी आहार विशेषज्ञों की ओकिनावा खाद्य संस्कृति की ओर नजर होती है। यूक्रुस यूनिवर्सिटी के प्राचार्य माकोटो सुजुकी द्वारा लिखी गई शोधपरक पुस्तकों में ओकिनावा खाद्य संस्कृति के बारे में काफी जानकारी मिलती है। सन 1970 में उन्होंने ओकिनावा खाद्य संस्कृति और लंबी आयु पर 700 से ज्यादा लेख प्रकाशित किए थे। द ओकिनावा प्रोग्राम नामक पुस्तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे ब्रडली जे विलकॉक्स और डी कर्ग विलकॉक्स ने डॉक्टर माकोटो सुजुकी के साथ मिलकर लिखा था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी, जैसे कि यहाँ के लोग काफी विविधतापूर्ण खाना खाते हैं जिसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा होती है। भोजन में यह विविधता उनकी लंबी आयु का राज हो सकती है। ओकिनावा में लंबी आयु के लोगों का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि वे 206 प्रकार के पदार्थ खाते हैं जिसमें कई मसाले भी शामिल हैं। वे दिन में कम से कम 18 पदार्थ खाते हैं। हमारा खाना खाने की पद्धति से यह बिल्कुल विपरीत है। वे दिन में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। वे दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं वह सही है या नहीं, यह देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खाने की ओर देखकर यह पक्का करें कि हम इंद्रधनुषी खाना खा रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे खाने में लाल शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी और बैंगन है या नहीं। इसमें काफी रंग समाये हुए हैं। साथ ही सब्जियां, आलू, अंकुरित धान्य और टोफू जैसे पदार्थ खाने में होना जरूरी है। ओकिनावा में 30% से ज्यादा कैलोरी सब्जियों से मिलती है। अनाज उनकी खाद्य संस्कृति की नींव है। वे रोज चावल खाते हैं और चावल के साथ नूडल्स भी खाते हैं। चावल ओकिनावा का महत्वपूर्ण अन्न है। वे लोग शक्कर बहुत ही कम खाते हैं और सिर्फ गन्ने से बनी हुई शक्कर खाते हैं। हम कॉफी बार में गन्ने के खेतों से गुजरे और नाकिन कॉस्टले में हमने गन्ने का रस भी पिया। यहाँ की काफी दुकानों में गन्ने का रस निकालकर पीने के लिए दिया जाता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ ओकिनावा के लोग हफ्ते में 3 बार मछलियाँ खाते हैं। जापान की बाकी जगहों पर कम मिलने वाला सूअर का मांस यहाँ पर ज्यादा पैमाने पर यानी हफ्ते में 1 या 2 बार खाया जाता है। इसके अलावा माकोटो सुजुकी के परीक्षण में और भी कई बातें सामने आई, जैसे कि ओकिनावा के लोग जापान के बाकी लोगों की तुलना में 1/3 शक्कर खाते हैं। इसका अर्थ है
उनको खाने में मीठे पकवान और चॉकलेट बहुत कम होते हैं। वे बाकी जापानी लोगों की तुलना में आधा ही नमक खाते हैं। जापान में प्रतिदिन औसतन 12 ग्राम नमक खाया जाता है, जबकि ओकिनावा में यह औसत केवल 7 ग्राम है। जापान के लोग रोज अंदाजतन 2068 कैलोरीज लेते हैं, जबकि ओकिनावा में यह मात्रा केवल 1785 ही है। देखा जाए तो विश्व में जहाँ पर भी ज़्यादा आयु के लोग रहते हैं वहाँ पर कैलोरीज की मात्रा कम ही होती है। हारा हाचिबू कैलोरीज की इस मात्रा का जिक्र आया तो हम पहले प्रकरण में बताए गए हारा हाचिबू यानी 80% खाने की सलाह पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जब आपको लगे कि पेट भरने को आया है लेकिन आप थोड़ा और खा सकते हैं, उसी वक्त खाना खाना बंद कर दें। हारा हाचिबू को अमल में लाने का सबसे आसान तरीका है कि खाना खाने के बाद अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो उसे बंद कर दें, डिश का आकार छोटा कर दें। मुख्य बात यह है कि खाना खाने के बाद भी थोड़ी भूख रहनी चाहिए। इसी वजह से जापान में बर्तनों का आकार काफ़ी देशों के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। वहाँ पर खाना एप्टिटाइजर यानी भूख बढ़ाने वाले पदार्थ, मुख्य खाना और अंत में मीठा इस प्रकार से 3 हिस्सों में नहीं परोसा जाता। इसकी बजाय सभी पदार्थ छोटी छोटी थालियों में एक साथ परोसे जाते हैं। एक बर्तन में भात की मिस्सी सूप की डिश और साथ में एक आध खाद्य पदार्थ दिया जाता है। छोटे छोटे बर्तनों में परोसने की वजह से ज़्यादा खाने की संभावना ही खत्म हो जाती है, साथ ही एक से ज़्यादा पदार्थ खाना भी संभव हो जाता है। हारा हाचिबू की एक प्राचीन पद्धति है। 21वीं सदी में जैन बौद्ध जाजेन जोजकी ने अपनी क्षमता से 2/3 खाना खाने की सलाह दी थी। जरूरत से कम खाना खाना लगभग सभी बौद्ध मंदिरों की प्रथा है। कम कैलोरीज लेने के फायदे 900 साल पहले बुद्धिज्म जानने वाले लोगों को पता थे। कम खाएं, भरपूर जिएं। कुछ लोग शायद इस बात से सहमत न हों, लेकिन किसी भी चीज़ की अति में नहीं जाना चाहिए। जरूरत से कम खाना खाना यह मूल संकल्पना है। कितना खाते हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या खाते हैं। इसलिए जो भी खा रहे हैं वह पौष्टिक, विशेषतः सुपर फूड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा और ख़राब खाने से अच्छा है कि कम और पौष्टिक खाना खाएं। कम कैलोरीज लेना लंबा जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज लें तो आलस आने की संभावना होती है। शरीर की सभी ऊर्जा खाना पचाने में लग जाती है। कम कैलोरीज का एक और फायदा होता है IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की मात्रा कम होती है। IGF-1 की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। कैलोरीज कम लेने से लंबी आयु में योगदान होता है या नहीं यह कहना कठिन है, लेकिन उसकी वजह से मोटापा कम होना, दूसरे स्तर की डायबिटीज से बचना और कैंसर जैसी बीमारियों को टालना अवश्य संभव होता है। 80% का नियम हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास रखने से भी प्राप्त किया जा सकता है। 5.2 सूत्र के अनुसार हफ्ते में 2 दिन उपवास रखने का सुझाव दिया जाता है। इन 2 दिनों में हर दिन 500 कैलोरीज खाने की सलाह दी जाती है, बाकी दिनों में नियमित कैलोरीज ले सकते हैं। उपवासों के कई सारे फायदों में हजम करने की प्रक्रिया अच्छी होनी और आराम मिलना भी शामिल है। ओकिनावा खाद्य संस्कृति के 15 कुदरती एंटीऑक्सीडेंट ऐसे अणु होते हैं जो पेशियों में होने वाले ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। ग्रीन टी ऐसे ही कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। ओकिनावा में यह कुदरती एंटीऑक्सीडेंट लगभग रोज लिया जाता है। आगे दिए गए 15 पदार्थ भी उनकी जीवन शैली का अंग है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया, कोम्बू समुद्री वनस्पति, गोभी, नोरी, प्याज, सोया, हेचिमा ककड़ी जैसा पदार्थ, सोयाबीन बिना पके और उबले हुए, मीठे आलू, शकरकंद, मिरपुड, सनपिन झाग, जैस्मिन की चाय। सनपिन झाग मन जीतने का प्रभावी तंत्र। ओकिनावा में किसी भी और चाय की तुलना में सनपिन झाग बहुत ज़्यादा मात्रा में पी जाती है। इसमें ग्रीन टी और जैस्मिन की चाय का मिश्रण होता है। सन 1988 में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिराको शो के लिए किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि जैस्मिन चाय की वजह से खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ओकिनावा में विभिन्न प्रकार की सनशिन चाय मिलती है। यह मशीन के द्वारा भी बनाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के साथ सनशिन चाय के फायदे भी हासिल करवा देती है। इसमें हृदय विकार की संभावना कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। ओकिनावा में लोग दिन में 3 कप सनशिन चाय पीते हैं। विश्व में बाकी जगहों पर इतनी अच्छी गुणवत्ता की चाय नहीं मिलती है, लेकिन जैस्मिन टी और अच्छी गुणवत्ता की ग्रीन टी से हम इसका जैसा फायदा ले सकते हैं। ग्रीन टी का राज। ग्रीन टी सदियों से वैद्य के फायदों के लिए जानी जाती है। आधुनिक युग में इस बार अध्ययन करने पर लोगों ने माना इसकी लंबी आयु के लिए फायदा होता है।
इस चाय की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन इसे पूरे विश्व में पहुंचने के लिए काफ़ी समय लगा। पिछले कुछ दशकों से लोगों के अंदर इसके प्रति सजगता बढ़ गई है। शुद्ध कुदरती रूप में मिलने वाली इस चाय के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण मिलता है, ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है, रक्त भिसरण जल्दी होता है, फ्लू से संरक्षण मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, कुछ जीवाणुओं के हमले से बचाव होता है, यूवी किरणों की वजह से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, शरीर की शुद्धता होती है और मूत्रपिंड के कार्य में सुधार होता है। व्हाइट टी, इसके अंदर मौजूद पॉलीफेनॉल्स की मात्रा उम्र को बढ़ाने वाली प्रक्रिया धीमी करने के काम में आती है। इसे विश्व का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। व्हाइट चाय का एक कप संतरे के रस के 12 कप इतनी ऊर्जा देता है। सारांश, ग्रीन और व्हाइट टी पीने की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इंसान ज्यादा जवान दिखने लगता है। शक्तिशाली शिकुवासा, शिकुवासा नींबू जैसा एक फल है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ओकिनावा में होता है। यह फल काफ़ी एसिडिक होता है। पानी में मिलाए बिना हम इसका रस पी भी नहीं सकते। इसका स्वाद नींबू और मैड्रोन संतरे के जैसा होता है। शिकुवासा में उस स्तर का नोबिलेटिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा स्रोत होता है। नींबू और संतरे में भी नोबिलेटिन की मात्रा होती है, लेकिन शिकुवासा में इसकी मात्रा 40 गुना ज़्यादा होती है। नोबिलेटिन की वजह से कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा कम करने में फायदा होता है। शिकुवासा में क व जीवन सत्व होते हैं, बीटा कैरोटीन और मिनरल्स भी होते हैं। इसका इस्तेमाल कई सारे प्राचीन पदार्थों में और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका रस भी निकालते हैं। जब हम एक बुजुर्ग की जन्मदिन की पार्टी में गए थे तो हमें इसी शिकुवासा का केक दिया गया था। पाश्चात्य लोगों के लिए एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत। सन 2010 में यूके डेली मिरर में विशेषज्ञ लोगों में लंबी आयु के लिए उपयुक्त खाने की सूची दी थी। ये खाद्य पदार्थ विश्व में हर जगह उपलब्ध हैं, जैसे कि ब्रोकली और चाट जैसी सब्जियां जिनमें पानी और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, सैल्मन, मकरेल, टूना और सडाइन्स जैसी मछलियाँ, स्टिस, स्ट्रॉबेरी और एप्रिकोट, खुबानी जैसे फल जो जीवन सत्व से भरे होते हैं, शरीर में टॉक्सिन की मात्रा को कम करते हैं। बेरी और ब्लूबेरी जिनमें फिटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सूखा मेवा जो आपको ऊर्जा दे सकता है। ओट्स और गेहूं जैसे अनाज जिनमें ऊर्जा और मिनरल होते हैं। ऑलिव ऑयल जिससे त्वचा को चमक मिलती है। इस सूची में शक्कर, बेकरी के पदार्थ, फास्ट फूड, गाय का दूध और उससे बने पदार्थों को जानबूझकर निकाला गया है। ओकिनावा जिस प्रकार की खाद्य संस्कृति का इस्तेमाल होता है उसमें हम ज़्यादा साल तो जी ही सकते हैं, साथ ही जवान भी महसूस कर सकते हैं। इसमें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की शक्ति है। 8वां अध्याय, इकिगाई, लयबद्ध व्यायाम, स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए व्यायाम। ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनका अध्ययन करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग भरपूर व्यायाम भले ही ना करते हो, लेकिन भरपूर हलचल जरूर करते हैं। जब हम ओगिमी गए तो हमें वहाँ एक बात पक्की पता चली कि वहाँ के 80 और 90 साल के लोग भी काफ़ी कार्यक्षम हैं। वे घर में बैठकर खिड़की से झांकते रहने और पेपर पढ़ने जैसे कामों में अपना समय नहीं बिताते हैं। ओगिमी में रहने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं, भरपूर चलते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं और गाना गाते रहते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद या कई बार नाश्ता करने से पहले भी वे लोग बगीचे में काम करने जाते हैं। वे लोग कभी भी जिम में जाकर व्यायाम नहीं करते हैं, लेकिन सदा कुछ न कुछ हलचल करते रहना मानो उनकी दिनचर्या का अंग सा होता है। कुर्सी से उठने जितना आसान। 30 मिनट एक ही जगह पर बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया 90% कम होती है। चर्बी जलने की प्रक्रिया धीमी होने लगती है और तकरीबन 2 घंटे बाद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20% कम होती है। सिर्फ 5 मिनट अपनी जगह से उठने की वजह से भी यह प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रेडली उस संस्था के अध्यक्ष हैं जो इस विषय पर काम करती है। एक ही जगह पर बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इस विषय पर उनका गहरा अध्ययन है। वॉबिन ब्रेडली और ब्रिगिट सकलेटे ने सन 2015 में वॉशिंगटन पोस्ट को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि 5 मिनट जगह से उठकर एक चक्कर लगाकर आना इतना आसान है कि वह इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता और कई बार तो बचकाना भी लगता है। अगर हम शहर में रहते हैं तो कुदरती और शांत जगह पर टहलने के आना शायद हमारे लिए कठिन होगा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम हल्के फुल्के व्यायाम तो कर ही सकते हैं। आज पश्चिमी जगत में मन, शरीर और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए पूर्व में सदियों से प्रचलित व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हो रही हैं।
पूर्व के देशों में इन व्यायाम पद्धतियों को दिनचर्या का और संस्कृति का अंग माना जाता है। योग का उद्गम भारत में हुआ और आज जापान और चीन के किंगोंग और ताइची में इसका बहुत सारा प्रचार हो गया है। इसकी मदद से मनुष्य को शरीर और मन स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है कि इसकी मदद से हम जीवन की घटनाओं का ज़्यादा आनंद, ताकत और जोश के साथ सामना कर सकते हैं। सतत जवान रहने के लिए योग को सटीक तरीका माना गया है और विज्ञान ने भी इसे मान्य किया है। इसकी वजह से शरीर को कई सारे असाधारण फायदे होते हैं। विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए योग सबसे अच्छा व्यायाम है। ताई ची का अभ्यास करने वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसन जैसी बीमारियां काफ़ी कम पाई जाती हैं। उनका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, खून का बहाव भी सही मात्रा में होता है, उनका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ होता है और वे उसका इस्तेमाल तनाव और निराशा के खिलाफ ढाल की तरह से करते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप रोज़ जिम जाके पसीना बहाएं या मैराथन की रेस लगाएं। जापान में लंबी आयु के लोगों ने यह साबित किया है कि आप हमेशा हलचल करके भी लंबी आयु हासिल कर सकते हैं। जापान और चीन की संस्कृति में बताए गए किसी भी व्यायाम प्रकार को हम प्रयोग में लाएंगे तो भी हमें बड़ा फायदा होगा। इन व्यायामों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसकी जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में और विस्तार से दी गई है। इस प्रकार का अनुशासित और निरंतरता से व्यायाम फॉलो के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको इनमें से कोई व्यायाम पसंद ना आए तो आप अपनी पसंद का व्यायाम प्रकार चुन सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अगले कुछ पन्नों में हम स्वस्थ और लंबी आयु के लिए पोषक पद्धति देखने वाले हैं, लेकिन शुरुआत में हम एक छोटे से जापानी व्यायाम प्रकार से करते हैं। रेडियो ताइसो सुबह किए जाने वाला यह व्यायाम प्रकार जापान में दूसरे महायुद्ध के बाद किया जाने लगा। उसके नाम में जो रेडियो शब्द है वह इस बात का प्रतीक है कि उस वक्त इस व्यायाम की सूचनाएं रेडियो से दी जाती थी। आज लोग टीवी की मदद से और इंटरनेट के द्वारा इस व्यायाम को करते हैं। रेडियो ताइसो का मुख्य उद्देश्य है उपस्थित लोगों के अंदर जोश और एकता की भावना का निर्माण करना। ये व्यायाम पाठशालाओं में पढ़ाई शुरू होने से पहले और कंपनियों में काम शुरू होने से पहले करवाए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर जापान में 30% लोग दिन की शुरुआत रेडियो ताइसो व्यायाम से करते हैं। और गिमी में हमें पता चलता है कि जिन लोगों से हमने बात की उनमें से 100% लोग इससे दिन की शुरुआत करते हैं। इतना ही नहीं, हमने जिन अस्पतालों को भेंट दी वहाँ पर लोग सुबह या 5 मिनट यही व्यायाम करते हैं। कुछ लोग तो कुर्सी से हिल भी नहीं पाते थे, लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे ही वे व्यायाम में सम्मिलित होते हैं। हम भी उनमें शामिल हुए और हमें महसूस हुआ हमारा बाकी दिन काफ़ी जोश के साथ गुजरा। इस व्यायाम को सभी लोग मिलकर करते हैं, जिसकी वजह से इसे बड़े से मैदान में या हॉल में कराया जाता है। इसमें सूचनाएं देने के लिए माइक और लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप कौन सा व्यायाम करते हैं उससे यह तय होता है कि व्यायाम का समय कितना होगा। शरीर का तनाव हटा देना और फिर लचीलापन देना इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे आसान रेडियो ताइसो व्यायाम प्रकार होता है। अपनी उंगलियों को ऊपर खींचना और गोलाकार पद्धति से उन्हें नीचे लाना, यह एक हल्का फुल्का व्यायाम प्रकार होता है। शरीर के सारे अंगों और पेशियों में लचीलापन लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हो सकता है काफ़ी आसान लगे, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम बिना जरूरत के अपना हाथ कान के ऊपर भी नहीं लेके जाते। जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, किताब पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारा हाथ नीचे ही रहता है। जब हम अलमारी में ऊपर रखी किसी चीज़ को निकालने जाते हैं तभी हमारा हाथ ऊपर जाता है। पुराने ज़माने में लोग पेट से फल तोड़कर खाते थे और उनको दिन में कई बार हाथ ऊपर करने पड़ते थे। रेडियो ताइसो में हमें ऐसा करने में मदद करता है। योग भारत, जापान और विश्व में तकरीबन हर जगह पर योग काफ़ी मशहूर है। इसे हर कोई कर सकता है। इसमें आने वाले कुछ प्रकार तो गर्भवती महिलाएं और विकलांग भी कर सकते हैं। योग की शुरुआत भारत में हजारों साल पहले हुई थी। इसका इस्तेमाल शरीर और मन को एक करने के लिए किया जाता है। संस्कृति के योग शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों को एकीकरण करना, दो चीज़ों को जोड़ना। योग हमारे मन को और शरीर को जोड़ता है, विश्व के साथ जोड़ने वाली जीवन शैली जीने में मदद करता है। योग के मुख्य उद्देश्य हमारे मूल धर्म के स्वभाव की पहचान होना, शारीरिक और मानसिक बुद्ध शुद्धि, हमें चैतन्य के नज़दीक लेकर जाना। योग के प्रकार, हालांकि सभी प्रकारों का मकसद एक ही होता है, फिर भी विभिन्न संस्कृतियों और नीतियों की वजह से उनके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। जिन लोगों ने योग का प्रचार किया उन्होंने उस वक्त के हिसाब से इसमें बदलाव किए। ज्ञान योग, अनुशासन और मानसिक विकास के लिए किए जाने वाला योग। इसमें ज्ञान मार्ग से खोज की जाती है। कर्म योग, हमारे और समाज के लिए उपयोगी कृतियों पर जोर देना।
भक्ति योग, चैतन्य को समर्पित और भक्ति भाव के साथ किया जाने वाला योग। मंत्र योग, मंत्राचारों के मार्ग से शांति और संतुष्टि पाने का प्रकार। कुंडलिनी योग, शरीर में जो विभिन्न चीजें होती हैं उन्हें इकट्ठा करके मानसिक विकास हासिल करना। राजयोग, इसे राजमार्ग भी कहते हैं, सभी मिलकर इकट्ठा फायदा की दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग, जापान में और पश्चिम जगत में यह प्रकार काफी मशहूर है। विभिन्न आसनों की मदद से अपेक्षित स्थिरता तक पहुंचा जाता है। सूर्य नमस्कार करने का तरीका। सूर्य नमस्कार हठ योग की सबसे विशिष्ट क्रिया है। इसमें आपको 12 कदम पूरे करने होते हैं। पहला, सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियों के पृष्ठभाग एक दूसरे से चिपके रहें, फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दूसरा, अब गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए भुजाओं और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाएं। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर नचाएं और हाथों से जमीन का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को एकदम सीधा रखें। चौथा, इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखें। श्वास लेते हुए दाएं पैर को बाएं पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। पांचवा, इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिलती हुई हों। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। छठा, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास लें और शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें, जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें। अब घुटने, छाती और ठोड़ी पृथ्वी पर लगा दें। छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचें। हाथों को सीधा रखें और हथेलियां पृथ्वी पर लगी हो। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी को स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। आठवां, यह स्थिति पांचवी स्थिति के समान है। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हो। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। नौवां, यह स्थिति चौथी स्थिति के समान है। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर टिकाएं। श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। अब गर्दन को ऊपर उठाएं। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। यह स्थिति 10वां तीसरी स्थिति के ही समान है। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाएं और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करें। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें और घुटनों को सीधा रखें। 11वां, यह स्थिति दूसरी स्थिति के समान। इसमें धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों के काटते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दनों को पीछे की ओर झुकाएं। 12वां, यह स्थिति पहली स्थिति के समान ही रहेगी। ताई ची, ताई च उवान ताईजी कान नाम से जाने वाला ताई ची व्यायाम जापान में सैकड़ों साल से प्रचलित है। बुद्धिज्म और कन्फ्यूजिज्म में इसका जिक्र है। यह चीनी मार्शल आर्ट का एक प्रकार है, जापान में काफी मशहूर है। चीन की संस्कृति के अनुसार इसकी खोज ताओइस्ट गुरु और मार्शल आर्ट के संस्थापक अभ्यासक झांग फेंगजेन ने की। 19वीं सदी में यांग लुचान ने इसका जग भर में प्रसार किया। ताई ची की मूल शुरुआत नेजिया मतलब अंतर्गत मार्शल आर्ट के लिए की गई। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत विकास के लिए किया जाता है। चपलता का इस्तेमाल करके कम ऊर्जा में अपने प्रतियोगियों को कैसे हराएं, यह बात इसमें सिखाई जाती है। इसमें खुद हमला करने की बजाय खुद को बचाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ताई ची माने शरीर और मन का उपचार। इसका उपयोग आंतरिक शांति और संतुष्टि के लिए किया जाता है। देश के लोगों को स्वस्थ और सशक्त रखने के लिए चीन सरकार ने खुद इस व्यायाम को लोगों तक पहुंचाया। हाई ची के प्रकार। ताई ची सिखाने वाली कई शालाएं हैं। उनके कई अलग अलग प्रकार भी हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। चीन स्टाइल, धीरे और एकदम धड़ाकेबाज हलचल का संगम। यांग स्टाइल, सबसे ज्यादा मशहूर। इस प्रकार में धीमी और द्रव पदार्थ जैसी हलचल की जाती है। वू स्टाइल, ये छोटी छोटी और सजगता से की गई हलचल। हाओ स्टाइल, अपने अंतरंग में झांककर सूक्ष्म हलचल करना। यह प्रकार विश्व में नहीं बल्कि चीन में भी काफी कम इस्तेमाल होता है। हालांकि ये सभी स्टाइल एक दूसरे से अलग है, फिर भी इनके पीछे का उद्देश्य समान है, जैसे कि
पहला, स्थिरता की मदद से अपनी हलचल को नियंत्रित करना। दूसरा, शक्ति पर कुशलता की मदद से जीत हासिल करना। तीसरा, दूसरे क्रमांक की हलचल करके पहले स्थान पर पहुंचना। पहले सामने वाले को कृति करने का मौका देना, उसके बाद हलचल करना और अंत में खुद जीतना। चौथा, खुद को और प्रतियोगियों को जानना। खुद की और सामने वाला की सकारात्मक और कमजोर बातों को समझना। ताई ची के 10 मुख्य सिद्धांत। मास्टर यांग चेंगू फू ने ताई ची के निम्नलिखित 10 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। पहला, सीधा खड़े रहकर अपना लक्ष्य अपने माथे पर केंद्रित करना। दूसरा, पीठ के स्नायु को तनाव देना और बाद में शिथिल करना। तीसरा, कमर रिलैक्स करके उसके माध्यम से शरीर की बाकी हलचल और नियंत्रित करना। चौथा, हमारे शरीर का वजन कैसे विभाजित हुआ यह जानकर जड़ता और हल्केपन के बीच के अंतर को पहचानना। पांचवा, हाथों की हलचल आसानी से करके शरीर में जो ऊर्जा है इसका प्रवाह करना। कंधे रिलैक्स करें। छठा, शरीर की शक्ति से ज्यादा मन की चंचलता चपलता को देना। सातवां, शरीर के ऊपरी और निचले अंग में लयबद्धता लाना। आठवां, मन, शरीर और सांस में एक रूप रखना। नौवां, हलचल नियंत्रित करने के बजाय लचीलापन और लयबद्धता को महत्व देना। 10वां, हर पल में जो शांति है स्थिरता है उसको खोजना। शरीर कार्यरत होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। बादलों का अनुकरण। ताई ची की सबसे प्रसिद्ध हलचल है बादलों की तरह हाथों को हिलाना। उसे नीचे दी हुई पद्धति से किया जाता है। दोनों हाथ आगे ले जाएं और तलवों को नीचा करें। आप जैसे किसी पेड़ के तने को आलिंगन दे रहे हो ऐसी कृति करें। उस वक्त आपके तलवे बाहरी बाजू को रखें। बायां हाथ ऊपर की तरफ, मध्य की तरफ और दायां हाथ नीचे के मध्य तक हिलाएं। एक गेंद के आकार में अपने शरीर के सामने हाथ को हिलाएं। बाई हथेली चेहरे के समान ले जाएं। हाथों की मूवमेंट को देखते हुए बाएं पैर पर शरीर का पूरा वजन देकर कमर को मोड़ें। अपने बाएं हाथ को कमर पर और अपने दाहिने हाथ को चेहरे के सामने लाएं। अपना वजन दाहिने पैर पर रखें, दाहिने और मोड़ें और अपने दाहिने हाथ को देखते हुए इस ऊपर उठाएं। अब हाथों की मूवमेंट को लचीलेपन के साथ करें। हाथ को फिर से लंबा करें और धीरे धीरे इसे पहली स्थिति में वापस लाएं। किंग कॉन्ग। ची कुंग नाम से जाना जाने वाला यह व्यायाम 2 शब्दों से बना हुआ है, जैसे कि जीवन की चेतना, ऊर्जा और कांग काम। इसका अर्थ है ऐसा काम करना जिससे आप चैतन्य के साथ जुड़ जाएं। आज की इस आधुनिक कार्य पद्धति में हम मन और शरीर को जोड़कर उसकी मदद से अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्रिया कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में यह प्रकार मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने लगा और 1930 में इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी होने लगा। इसके बाद चीनी सरकार ने ताई ची की तरह से इस व्यायाम प्रकार को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए खास प्रयास किए। किंग कॉन्ग में मुख्यतः सांस लेने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। जब हम बैठे हुए हों या खड़े हों या शरीर की हर अवस्था में अपनी सांस पर काम करके उसे स्थिरता में रखा जाता है। किंग कॉन्ग में जो भी प्रकार हैं उन सभी का उद्देश्य ऊर्जा को बढ़ाना है। हालांकि इसके अंदर जो हलचल है वह काफी धीमी होती है, लेकिन उसमें काफी संयमित हलचल होती है। किंग कॉन्ग के फायदे। कई सारे सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ताई ची योग की तरह से किंग कॉन्ग के भी कई सारे फायदे होते हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ किंग कॉन्ग। सैन फ्रांसिस्को में स्थित किंग कॉन्ग इंस्टीट्यूट के शास्त्रज्ञ डॉक्टर केनेथ एस सोनिसियर ने अपने एक लेख में कई सारे फायदे लिखे, जैसे कि मस्तिष्क में बनी तरंगों का विकास होता है, हार्मोन्स में सकारात्मक बदलाव होते हैं, हृदय विकार से आने वाली मौत की संभावना कम होती है, रक्तचाप की बीमारी कम होती है, हड्डियों में तंदुरुस्ती आती है, खून का बहाव अच्छे तरीके से होता है, बुढ़ापे की वजह से होने वाली बीमारियों की संख्या कम होती है, शरीर के अंग काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, मस्तिष्क को अच्छे तरीके से खून की मात्रा मिलती है, मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है, हृदय का कार्य सही तरीके से चलता है, कैंसर का उपचार लेने वाले लोगों में जो दुष्परिणाम होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। इस व्यायाम की वजह से हमारा शरीर सुडौल तो होता ही है, साथ ही लंबी आयु भी मिलती है। किंग कॉन्ग करने की पद्धति। किंग कॉन्ग व्यायाम करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी हुई है। शरीर में स्थित इस ऊर्जा को सही तरीके से नियोजन कैसे करना है यह हमें पता होना चाहिए। त्याऊ शेन शरीर का नियोजन। सही आसन में बैठना, जमीन से जुड़े होना अति आवश्यक है। त्याऊ शे सांस का संयोजन। सांस धीमी गति से लेते हुए संयमित और शांत करना। त्याऊ हसीन मन का नियोजन। यह स्टेप बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें मन को विचार रहित रखना पड़ता है। त्याऊ ची ऊर्जा का नियोजन। पहले 3 घटकों का उचित समन्वय करके ऊर्जा को सही मात्रा में नियंत्रित करना।
त्याओशेन चेतना का विनयन, द इसेंस ऑफ ताई ची किंग गोंग में यांग जुइंग मिंग कहते हैं कि चेतना शक्ति भी है और नींव भी। इस प्रकार से पूरा शरीर इकट्ठा होकर एक ही दिशा में कार्यरत होता है और एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। गिंगकोंग के 5 सिद्धांत। गिंगकोंग में 5 सिद्धांतों पर काम किया जाता है: पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। इस व्यायाम के माध्यम से 5 प्रकार की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे शरीर के अंग और मस्तिष्क के कार्य विकसित होते हैं। यह व्यायाम कई तरीके से किया जाता है। हम किंग गोंग इंस्टीट्यूट इन बार्सिलोना के मारिया इसाबेल गार्सिया मैंड्रिल की पद्धति देखेंगे। पृथ्वी, अपने पैरों में कंधे की चौड़ाई जितना अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर पैरों में जो अंतर है उसे थोड़ा बढ़ाएं, आप आसानी से खड़े हो सकें। अपने कंधों को थोड़ा झुकाएं और अपने शरीर को ढीला और बाहों को शरीर के बाजू में ढीला छोड़ दें। यह वू की स्थिति है। सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने कंधों तक उठाएं। उस समय हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को पेट तक नीचे लाएं। उस समय हथेलियों को अंदर की ओर करें। कुछ पल के लिए इस अवस्था में रहें और अपनी सांस पर केंद्रित करें ध्यान। जल, पृथ्वी की अवस्था में शुरुआत करें। घुटनों पर झुकें और सीना सीधा करके नीचे बैठें। पूछा स्थित टेल बोन को सीधा रखते हुए बैठें। जब आप फिर से सांस लें तो पृथ्वी पर वापस आएं। इस क्रिया को 3 बार करें। लकड़ी, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और फिर एक तरफ ले जाएं। एक गोलाकार आकार बनाएं। ऐसा करते करते हाथों को गर्दन तक लाएं। हाथों कोहनियों को एक लाइन में लाएं। इसके बाद सांस छोड़ते हुए उसी क्रिया को उल्टा करें। पहले स्थान पर आ जाएं। यही क्रिया 3 बार करें। धातु, पृथ्वी की अवस्था से शुरुआत करें और अपने हाथों को अपनी छाती तक उठाएं। उंगलियां एक दूसरे से थोड़ा अलग और ऊपर की ओर इशारा करते हुए हाथों को एक दूसरे से लगभग 4 इंच लंबा रखें। सांस लेते समय एक दूसरे से अलग रखें हाथ और उनमें कंधों की चौड़ाई जितना अंतर रखें। सांस छोड़ते समय फिर दूसरे पॉइंट में जो बताया गया वही करें। इस गतिविधि को 3 बार करें। जब आप अपने हाथों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तब उनमें तनाव वाली ऊर्जा का अनुभव लें। आग, पृथ्वी आसन से शुरुआत करें। सांस लेते हुए हथेलियां एक दूसरे की ओर रखते हुए दोनों हाथों के बीच कुछ दूरी रखकर उन्हें हृदय तक ऊपर लेकर आएं। अपने हृदय की ऊर्जा को जानने के लिए अपना हाथ घुमाएं। कमर से थोड़ा बाएं मुड़ें और अपने हाथों को जमीन के समानांतर रखें और हलचल करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे की तरफ रखें और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं। ऊपर का हाथ कंधों तक ले जाएं और नीचे का हाथ कमर तक ले जाएं। अब अपने हाथों को जमीन के समानांतर रखें और कमर से दाईं ओर मोड़ें और हलचल करें। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को हृदय के पास लाएं। हाथों के बीच दोबारा दूरी बढ़ाएं। अपने ऊपरी हाथ कंधे तक और निचला हाथ कमर तक नीचे लाएं। व्यायाम को पूरा करना, पृथ्वी की स्थिति से शुरुआत करें और हथेलियों को नीचे रखें और सांस लेते समय अपने कंधों को उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को छोड़ें और वू की स्थिति में लाएं। शिएत्सु, हाथ के अंगूठे और हथेली की दबाव की मदद से ऊर्जा पर काम करने का यह तरीका 19वीं सदी की शुरुआत में जापान में बनाया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से गठिया के लोगों के इलाज के लिए किया गया था। शरीर को तनाव देते हुए श्वसन क्रिया के माध्यम से अपने शरीर के सभी अंगों का संतुलन बनाए रखना है। व्यायाम कोई भी प्रकार एक जैसा ही करना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। इसके पीछे के उद्देश्य को समझकर शरीर की सही तरीके से हलचल करना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे उद्देश्य है शरीर को तनाव देना और ढीला छोड़ना, जो सफल होना चाहिए। ताओ यिन का मतलब कोई भी एक हलचल नहीं है। शरीर को दिया गया तनाव, गर्दन को उठना, चलना, सोना, खड़े होना या एक ही जगह रुकना, ये सब ताओ यिन है। गे होंग, अच्छी तरह से सांस लें और लंबे समय तक जीवित रहें। मन और शरीर को विकसित करने के लिए कई स्थानों से एकत्रित की गई जानकारी का एक संग्रह है जिजुन शिशु। यह पुस्तक 13वीं शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध रही है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 6वीं शताब्दी के चीनी चिकित्सक और लेखक सन सिमियो ने किया था। इसमें ध्वनि और आंदोलनों के माध्यम से आपके हृदय को शांत करने के लिए 6 अलग अलग तरीकों का उपयोग किया जाता है। 6 आवाज कसु श जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि युकृत के लिए उपयोगी है। ही हर जैसी उच्चारित होने वाली यह ध्वनि हृदय से संबंधित है। सी सर जैसी उच्चारित होने वाली ध्वनि फेफड़ों से संबंधित है। चुई चुई की तरह से सुनाई देने वाली यह ध्वनि यकृत से संबंधित है। हु की तरह सुनाई देने वाली यह ध्वनि प्लीहा से संबंधित है। कसी
शी की तरह से सुनाई देने वाली यह ध्वनि पूरे शरीर से संबंधित है। सन सिमियो ने एक कविता के माध्यम से इस बात का वर्णन किया है कि विभिन्न मौसमों में इन ध्वनि के माध्यम से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है। यह कविता आपको यह भी बताती है जब आप ध्वनि निकालते हैं तो आपको किस अंक के बारे में सोचना है। वसंत में कसु कहकर अपनी आंखें छलकाएं तो वुड आपके लीवर को ठीक कर देगा। गर्मियों में ही का लाभ लें तो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। बारिश के मौसम में सी का इस्तेमाल करें तो यह फेफड़ों की मदद करेगा। चूह की मदद से यकृत को दे साथ तो आपके अंदर का पानी होगा इससे शांत। कसी की मदद से दे गर्मी को मात और सभी मौसमों में एक लंबी सांस ले जो है पाचन के लिए खास। सांस छोड़ना इतना धीमा है कि आपके कानों को आवाज सुनाई नहीं देगी। और यह सब प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए सराव का तंत्र, यही है सुखी और स्वस्थ जीवन का मंत्र। इस अध्याय में वर्णित सभी संस्कृतियों को याद करना शायद आसान नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक धागे की तलाश है तो आप पाएंगे हर किसी ने सांस और गति का समन्वय किया है। जब हम अपनी सांस और शरीर का समन्वय करते हैं तो हम अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप श्वास लेते वक्त और छोड़ते वक्त जागृत रहेंगे। अध्याय 9 इकिगाई, दृढ़ता और वापीसाबी। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर परिणाम न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। दृढ़ता यानी क्या? इकिगाई स्पष्ट होने वाली चीजों में एक चीज समान रूप से पाई जाती है। वे अपने इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिस्थितियां पूरी तरह से उनके खिलाफ हो तो भी और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी वे अपने इकिगाई को नहीं छोड़ते। मनोचिकित्सकों के बीच में दृढ़ता के बारे में जो बातें मानी जाती हैं उन्हें हम अभी समझने वाले हैं। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं है। अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। यह है दुनिया की तरफ देखने का हमारा वह नज़रिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवश्यकता है, इससे भी ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या करना जरूरी है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। हम जानने वाले हैं कि दृढ़ता से आगे जाकर कठोरता कैसे निर्मित करनी चाहिए। आज नहीं तो कल हम सभी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। हम उनका कैसे सामना करते हैं इस पर कई सारी बातें निर्भर होती हैं। कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारे शरीर, मन और भावनाओं को मिला हुआ दृढ़ता का प्रशिक्षण ही काम में आता है। नाना कोरोबी या ओकी 7 बार गिरे 8 बार उठें, जापानी कहावत। समस्याओं का सामना करने की हमारी क्षमता मतलब हमारी दृढ़ता। हम जितनी ज़्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। दृढ़ लोगों को यह पक्का पता होता है कि कभी भी निराशा का शिकार न होते हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीना चाहिए। उनकी दृढ़ता ही उनकी शक्ति होती है। हमारे सामने आई परिस्थितियों का सामना करके उनसे कैसे राह निकालनी है यह उन्हें पक्का पता होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और जो चीज़ें उनके नियंत्रण में नहीं होती उनकी चिंता करना भी छोड़ देते हैं। रेनहोल्ड निबूहर की शांति के लिए रची हुई निम्नलिखित प्रार्थना काफ़ी मशहूर है। हे भगवान, जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते उनका स्वीकार करने की हमें शक्ति देना। जिन चीज़ों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दो और ऊपर दी गई दोनों चीज़ों का अंतर पहचानने की समझ देना। बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म के माध्यम से भावनात्मक दृढ़ता। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नेपाल के कपिलवस्तु के राजपुत्र थे। उनका बचपन महलों में बीता। आसपास में काफ़ी खुशहाली थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उन्हें एक बेटा भी हुआ। संसारिक जीवन में मन न लगने की वजह से उन्होंने 29 की उम्र में ही महल छोड़ दिया और साधु जैसा जीवन जीने लगे। लेकिन उस वैराग्य में भी उन्हें आनंद नहीं मिला। उन्हें जिस आनंद की तलाश थी वह उन्हें न महल में मिला न ही सब कुछ छोड़कर। तब उन्हें पक्का हुआ कि ये दोनों भूमिकाएं गलत हैं। मनुष्य को संसार में रहकर सभी चीज़ों का लाभ भी लेना चाहिए
और साथ ही उन सभी चीज़ों से किसी भी पल मुक्त होने के लिए जो सजगता आवश्यक है वह भी उसके पास होनी चाहिए। जैनों ने इसका अभ्यास सन्यासी लोगों से शुरू किया। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सभी सांसारिक चीज़ों का त्याग किया होता है और उनके शरीर पर जो कपड़े हैं उतनी ही उनकी दौलत होती है। लेकिन यह वैराग्य जैनों को रास नहीं आया। उन्होंने स्टोइसिज्म का अभ्यास करने की शुरुआत की, जिसमें यही बताया जाता है कि इस जगत में सांसारिक आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप उसके गुलाम नहीं हो जाते तब तक यह करना सही है। किसी भी पल में सभी सुख सुविधाएं नष्ट हो जाती हैं तो भी आप उसके लिए तैयार हैं। यह अवस्था पाना ही उस गुलामगिरी से हमारी असली मुक्ति है। सन्यासी की तरह इन सभी चीज़ों को, उनसे मिलने वाले आनंद को छोड़ना लक्ष्य नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाना लक्ष्य है। इन भावनाओं पर विजय पाना ही बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म संप्रादकों का मुख्य उद्देश्य है। ये दोनों मार्ग भले ही अलग हो, फिर भी दोनों अहंकार और नकारात्मक भावना पर ही काम करते हैं। स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म दोनों में अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। स्टोइसिज्म के हिसाब से सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। अगर हम उनके गुलाम ना बने तो उनका लाभ लेने में कोई हर्ज नहीं। किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही स्टोइक का गुणधर्म माना जाता है। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हमें हमारा पसंदीदा जॉब मिलता है, लेकिन कुछ ही समय में हम दूसरी अच्छी नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। हमें लॉटरी लगती है तो हम कार खरीदते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगने लगता है कि हमारे पास वोट भी होनी चाहिए। हमें हमारा मनचाही साथी मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे मन में कुछ और कल्पनाएं बनने लगती हैं। इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। स्टोइक लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छाओं और आकांक्षाओं के बीच भागने का कोई अर्थ नहीं है। सद्गुणी इंसान का उद्देश्य होता है निश्चल और स्थिर चित्त अवस्था प्राप्त करना, यानी ऐसी अवस्था जिसमें क्रोध, लोभ, भय, चिंता जैसी भावनाएं नहीं होती, सिर्फ आनंद, प्रेम, शांति और धन्यवाद के भाव होते हैं। स्टोइक्स इस प्रकार के गुण प्राप्त करने के लिए नकारात्मक कल्पना चित्रों का प्रयोग करते हैं। वे ऐसी कल्पना करते हैं कि उनके पास जो भी सुविधा और साधन है वे छिन गए तो क्या होगा। इस प्रकार वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसके बारे में पहले ही सोचकर रखते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने की तैयारी करते हैं। नकारात्मक कल्पना करते वक्त हमें घटनाओं के बारे में सोचना है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी होती है। सेनेका नाम के एक अमीर इंसान रोम में रहते थे। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी और वे स्टोइक के अभ्यासक भी थे। रोज रात को सोने से पहले वे इस कल्पना का प्रयोग करते थे कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। वह सिर्फ कल्पना ही नहीं करते थे, बल्कि उसका प्रयोग भी करते थे। वे एक हफ्ता बिना नौकरों के रहने का अभ्यास करते थे। साथ ही वह हमेशा के शाही खाने और पेयों के बिना रहने का अभ्यास भी करते थे। इसकी वजह से बुरा क्या होगा इस सवाल का जवाब उनके पास तैयार रहता था और उसके प्रति उनकी चिंता हमेशा के लिए नष्ट होती थी। उच्च भावनाओं के लिए ध्यान, जैसा हमने शांति के लिए प्रार्थना में देखा, उस प्रकार से नकारात्मक परिस्थितियों की कल्पना करने के साथ साथ वे और एक चीज को बड़ी निरंतरता से करते थे। जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता उस चीज को भी वे समझते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं आती है उनके बारे में चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी की वजह से हम नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलती है। एपिक्टेट्स कहते हैं कि आपके साथ क्या घटना होती है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जैन बुद्धिज्म मानता है कि इच्छाओं और आकांक्षाओं को सजगता से देखना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। अपने मन को विचारों से मुक्त करना नहीं, बल्कि विचारों को साक्षी भाव से देखना और उनके साथ बहते हुए नहीं जाना ही ध्यान का असली मकसद है। इस प्रकार का अभ्यास करने की वजह से हम अपने मन को क्रोध, निराशा, द्वेष के भाव से में बहते जाने से बचा सकते हैं। बुद्धिज्म में भावनाओं को मिटाने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मणि पद्य हुम। इसमें ओम अहंकार को नष्ट करने वाला है, द्वेष को नष्ट करने वाला म, नी यानी संयम जिसकी मदद से इच्छाओं पर जीत हासिल की जाती है, पद यानी द्वैत के परे, मे यानी लोभ का नाश और हुम यानी दूसरों के प्रति जो नकारात्मक विचार है उन्हें नष्ट करना। आज और अभी अस्थिरता को मात, दृढ़ता लाने के लिए और एक उपाय है यह तय करना कि कौन से काल में जीना है। बुद्धिज्म और स्टोइज्म दोनों में यही सीख दी जाती है कि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा काल है जिस पर हमारा नियंत्रण है। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करने से अच्छा है हम वर्तमान में जिएं और अभी हमारे सामने क्या है उस पर विचार करें।
बौद्ध संत थिच हैट हन कहते हैं कि एक ही पल है जिसे आप सही मायने में जी सकते हैं, वह है वर्तमान का पल। वर्तमान में जीने के साथ साथ स्टोइक्स अपने आजू बाजू की अस्थिर चीजों के प्रति भी सजग रहते थे। मार्क्स ऑरेलियस रोम के राजा थे। उन्होंने कहा था, हम जिन चीजों को प्रेम करते हैं वे पेड़ के पत्तों की तरह होती हैं, हवा के एक झोंके से भी वे गिर जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटित होती हैं वे हादसों की वजह से नहीं घटती, वह तो इस विश्व के काम करने का तरीका होता है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे आजू बाजू में हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं वे सभी कभी ना कभी नष्ट होने ही वाली हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हम उनके पीछे बहते हुए नहीं जाएंगे। इससे हमें वर्तमान में जीने की और इस पल में जो मौजूद है उसका भरपूर आनंद लेने की प्रेरणा मिलती है। सिनेका बताते हैं कि इस विश्व की हर चीज़ नश्वर है। क्षणभंगुर, अस्थिर और सदा रहने वाला यह जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को सदा याद रखने से, इनके खो जाने से या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता है। बाबी साबी और इचिगो इचिर, क्षणभंगुर और सदा बदलने वाली इस कुदरत में सुंदरता खोजने की कला वाबी साबी जापानी संकल्पना है जो हमें बताती है कि परिपूर्णता में सुंदरता खोजने की बजाय अपूर्णता में सुंदरता की खोजना ही असली कला है। इसलिए जापान के लोग ऐसी कहावतें हमेशा टूटे हुए कप पर या अपूर्ण वस्तुओं पर लिखकर रखते हैं। अपूर्ण, क्षणिक और सदोष वस्तुएं असल में सुंदर होती हैं क्योंकि कुदरत भी ऐसी ही है। इसी संकल्पना की पुष्टि करने वाली और एक जापानी संकल्पना है इचिगो इची, जिसका अर्थ है वर्तमान का पल ही असली है और वह जाकर कभी भी वापस नहीं आता है। इस पंक्ति का हर सामाजिक सम्मेलन, समारोह और कार्यक्रम में जानबूझकर जिक्र किया जाता है। एक दूसरे को याद दिलाया जाता है कि भूतकाल की समस्या में नायक होते हुए वर्तमान के पल को खुशी से जीना है। चाय के लिए इकट्ठा होने पर, जैन मेडिटेशन और जापान में होने वाले मार्शल आर्ट, इन तीनों ठिकानों पर वर्तमान में जीने पर जोर दिया जाता है। पश्चिमी देशों में हमें पहले से ही पक्की इमारतें और सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। रोमन आर्किटेक्ट ग्रेसो अपनी असाधारण कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बनाई दो चीज़ों में समानता, कुशलता और एक जैसा दिखना, साथ ही उनका सालों साल वैसे का वैसा रहना, इन सभी बातों के लिए वे पहचाने जाते हैं। जापानी आर्किटेक्ट कभी भी सर्वोत्तम के आगरी नहीं होते। वे चैतन्य और वाबी साबी की संकल्पना पर काम करते हैं। वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों भी लकड़ी से बनी हुई होती हैं। उन्हें इमारत बनाते वक्त ही पक्का पता होता है कि इन्हें हम हमेशा के लिए नहीं बनाते और हमारी अगली पीढ़ी को इन पर दोबारा काम करने का मौका मिलने वाला है। जापानी संस्कृति ने यह स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई हुई चीजें दोनों ही क्षणभंगुर है। द ग्रेट थीन ऑफ इस हर 20 साल बाद दोबारा धंधा बांधा जाता है। इसके पीछे का मकसद यह नहीं होता कि पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तु वैसा ही हो रहे, बल्कि परंपरा और संस्कृति को संभालना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी टिकने वाली वस्तुओं से भी इंसान की बनाई हुई कुछ समय टिकने वाली चीजें ज्यादा प्रभावी होती हैं। हमें एक बात को स्वीकार करना होगा कि कुछ चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि आगे बढ़ने वाला समय और हमारे आजू बाजू की क्षणभंगुर चीज़ें। इचिगो इचिर हमें वर्तमान में रहने और सामने आए हुए पल को खुशी से जीने की प्रेरणा देती है, जिसकी वजह से हम इकिगाई ढूंढने और उसके अनुसार काम करने में मदद मिलती है। वाबी साबी हमें अपूर्णता में भी विकास का मौका खोजने में मदद करती है। लचीलेपन के परे कठोरता। एक पौराणिक कथा में ऐसा बताया गया है कि हरक्यूलिस ने जब हाइड्रा नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग किया तो वहां पर एक की जगह दो सिर तैयार हो गए। उसे समझ आया कि हम इस राक्षस को कभी भी मारकर खत्म नहीं कर सकते। नासिर निकोलस की कथाओं में कठोरता के प्रति स्पष्टीकरण दिया गया है। कठोरता का अर्थ विकृतियों से निर्मित होने वाली चीजें बताया गया है। हमारी जैविक की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्राणी, मनुष्य, पेड़ और वस्तु जिन्हें हानि पहुंचाने के बाद वे कमजोर हो जाती हैं, जैविक कहलाती हैं। जो प्रतिकार करते हैं और समस्याओं में भी टिके रहते हैं उन्हें दृढ़ और कठोर कहते हैं। लेकिन जिन चीजों को कुछ हद तक हानि पहुंचाने के बाद वे फिर से उभर कर आती हैं उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। हाइड्रा के पास एक अनोखी शक्ति थी। कथा में ऐसा बताया गया कि जब जब उस पर हमला होता था वह और उभर कर आता था और नई ऊंचाइयों प्राप्त करता था। दृढ़ यानी वह जो कठोर होता है और समस्या आने पर फिर से उभर कर आता है और अपने मूल स्थान पर लौटता है। प्रतिजैविक यानी ऐसा जीव जिस पर हमला होने के बाद वह पहले की तुलना में और ज्यादा प्रतिभावान होकर उभरता है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में और आपत्तियों में प्रतिजैविकता देखने को मिलती है। सन 2011 में जापान के तोहोकू इलाके में सुनामी आई थी और फुकुशिमा जैसे सागरीय किनारे के कई सारे गांवों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो गया। हमने तकरीबन 2 साल के बाद जब उस जगह का दौरा किया तो हमें सड़क के दोनों ओर कई निर्जन गांव दिखे। वहां के रास्ते जैसे गायब हो गए थे, घर खाली पड़े थे और वहां पर गाड़ियां भी नहीं थी। वहां के पेट्रोल पंप खाली थे और रेलवे स्टेशन बंद थे। सरकार इन गांवों को भूल गई थी, इसलिए इन गांवों का विकास होना असंभव था। इशिनोमाकी और केसुनुमा का भी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से अपने पुराने स्तर पर आ गए। फिर से अपने पहले स्तर पर आने वाले इशिनोमाकी और केसुनुमा, इन दो गांवों ने अपनी कठोरता सिद्ध की। जिस भूकंप की वजह से सुनामी आई थी उसका सबसे बड़ा झटका फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को लगा। टोक्यो इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। वह कंपनी और वहाँ के इंजीनियर उस झटके से कभी भी उभर कर नहीं आए। अगले 10 साल तक उस कंपनी के उभरने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। इस विपत्ति में यही बात सामने आई कि यह कंपनी कितनी कमजोर है। भूकंप के बाद कुछ ही समय में जापानी स्टॉक मार्केट बंद हो गया। इसके बाद कौन सी कंपनी के शेयर बढ़े होंगे? जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में थी, जिन्हें इन गांवों के पुनर्निर्माण को काम मिलने वाला था, वही कंपनियां और शेयर्स आगे बढ़े। उन कंपनियों ने प्रतिजैविक होने का सबूत दिया क्योंकि उन कंपनियों ने में समस्या से पहले बड़ी छलांग लगाई। अब इसी संकल्पना का हम अपने रोज के जीवन में कैसे फायदा लें, इसे समझते हैं। पहला, एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें। आप कभी भी एक ही स्रोत पर निर्भर न रहें। अपनी वर्तमान कुशलता के साथ और भी कलाएं सीखें। इससे होगा कि अगर कभी परिस्थिति या आधुनिक खोजों की वजह से आपके मुख्य काम पे कोई दुविधा आ गई तो यह काम इतना फायदेमंद ना रहा तो आप दूसरे विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। हमने ओगिमी में जिन जिन लोगों से बात की उनमें से हर एक के पास पैसे कमाने के एक से ज़्यादा मार्ग उपलब्ध थे। वे अपनी बनाई चीज़ें तो बाजार में बेचते ही थे, साथ ही अपने बगीचे में उगाई सब्जियां भी बेच लेते थे। इस कहावत को सदा याद रखें, अपने सभी अंडे एक ही बक्से में न डालें। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी कला असाधारण है और बहुत महान काम कर रहे हो, इसलिए आपको नई बातें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय के साथ यही कला पीछे जा सकती है। सदा नए नए गुण सीखने की वजह से आप किसी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहेंगे, लेकिन लोग खुद को संतुष्ट करते हैं और अपनी आराम सीमा को तोड़ने का कष्ट नहीं करते। दूसरा, छोटे खतरों का सामना करें। अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इस समझने के बाद आपको इस बात को समझने में सहायता होगी। समझो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप उसमें से 90,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और बचे हुए 10,000 रुपये 10 अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, हर कंपनी में 1,000 रुपये। अब मान लो उनमें से 3 कंपनियां पूर्ण रूप से विफल हो जाती हैं, आपके 3,000 डूब गए। 3 कंपनियों को थोड़ा नुकसान हुआ जिससे आपका भी 1,000 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। 3 कंपनियों को थोड़ा फायदा हुआ जिससे आपको भी 1,000 2,000 रुपये का फायदा हो गया। एक कंपनी इतनी बड़ी होगी कि उनका शेयर 20 गुना बढ़ गया, आपको उस कंपनी से 20,000 रुपये मिले, यानी बाकी कंपनियों को नुकसान होने के बावजूद आपका फायदा हुआ, यानी आप भी हाइड्रा जैसे प्रतिजैविक हो गए। लेकिन प्रतिजैविक होने के लिए छोटे छोटे खतरों का सामना करने की तैयारी चाहिए। पेपर में आई किसी जानकारी को पकड़कर किसी कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश करना बड़ा खतरा है। तीसरा, कमजोर बनाने वाली चीजों से दूर रहें। हमें इसके लिए नकारात्मक विचारों की मदद लेनी चाहिए। खुद से पूछें, कौन सी चीज आपको कमजोर बना रही है, किन लोगों या आदतों की वजह से आपको खतरा महसूस हो रहा है। हम जब नए साल के लक्ष्य बनाते हैं तो बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय यदि हम यकीन के साथ और सोच समझ कर छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें तो और ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटे छोटे लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं: 2 भोजनों के बीच में नाश्ता नहीं करूँगा, हफ्ते में 1 बार ही मीठा खाऊंगा, छोटी छोटी किश्तों में अपना सभी कर्ज लौटा दूंगा, गलत लोगों के साथ समय बिताना बंद करूंगा, सिर्फ जरूरत के लिए काम करने के बजाय पसंद का काम करूंगा, दिन भर में 20 मिनट से ज़्यादा फेसबुक पर समय नहीं बिताऊंगा। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए डर को हराना जरूरी है। हमें किसी भी समस्या को मौका समझकर उसकी ओर देखना चाहिए। अगर हमने इस प्रतिजैविकता के नजरिए को विकसित कर लिया तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और हम अपना इकिगाई जरूर पूरा कर सकते हैं। वापिस भी कहता है कि जीवन सदोष यानी गलतियों के साथ ही होता है और तेज गति से आगे जाने वाला समय हमें यही बताता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन अगर हमें हमारा इकिगाई स्पष्ट है तो इस वर्तमान पल में भी अनंत संभावनाएं हैं। सारांश, इकिगाई जीवन जीने की कला।
इकिगाई जीवन जीने की कला। 20वीं सदी में मित्सुओ आइडिया नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं। इकिगाई के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले लोगों में वह भी शामिल रहे हैं। शेडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज्यादातर कविताएं वर्तमान पल का महत्व बताने वाली थी। नीचे दी गई कविता इस प्रकार की है, जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि अभी इस पल में मेरे लिए सभी महत्वपूर्ण चीजें कोई है तो वह है तुम्हारा अस्तित्व। और एक कविता में वह कहते हैं, आज अभी और वर्तमान में जिए। यह कविता यह दर्शाने वाली कलाकृति है, इस विश्व में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। यह पक्का होने के बाद हमारी निराशा नष्ट हो जाती है। नीचे दी गई कविता में उन्होंने इकिगाई के मुख्य राज को उजागर किया है। इसमें वह कहते हैं, आनंद सदा आपके हृदय में ही रहता है। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे पूरा करने से जीवन को असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो हर पल फ्लो में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा कैलीग्राफर को कैनवस पर काम करते वक्त मिलता था और 50 साल सुशी बनाने के बाद भी शेफ को मिलता रहता है। वे आज भी अपने ग्राहकों के लिए उतनी ही खुशी से सुशी बनाते रहते हैं। निष्कर्ष, इनमें से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमें खुशी देने लगता है। जब हमारे इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें जीवन निरर्थक लगने लगता है। आधुनिक जीवन हमें हमारे असली स्वभाव से दूर लेकर जाता है। पैसा, सत्ता और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीज़ों को अपने जीवन पर हावी न होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और इंट्यूशन है, इसका होका यंत्र की तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएगा। उसका लाभ लें और अपने असली आनंद तक पहुंचे। जो चीज़ें पसंद नहीं आती उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ की खोज करते रहें। जीवन उद्देश्य का अर्थ महान कार्य करना ही हो ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने से भी आपको आपका इकिगाई मिल सकता है। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। जीवन ऐसी सोच है, सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहें। इकिगाई के 10 नियम। ओगिमी लोगों से मिलने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ में आए। उनको समझकर हम इस यात्रा की समाप्ति करते हैं। पहला, सदा कार्यरत रहें और कभी भी सेवानिवृत्त न हो। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरे के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें। दूसरा, जल्दी न मचाएं। सदा भागदौड़ और जल्दबाजी वाला लंबी जीवन आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना किसी वजह के जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला अपना समय जीवन को नया अर्थ देता है। पेट भरकर न खाएं। तीसरा, लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। पेट भरकर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 80% ही खाना खाएं। चौथा, अच्छे मित्र और परिवार। दोस्त जैसा अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह दें, मजा करें, स्वप्न देखें और खुलकर जीवन जिएं। पांचवा, अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वस्थ और निर्मल होता है। जब वह रुक जाता है खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को भी सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन तैयार होते हैं। छठा, हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है। सातवां, कुदरत के साथ जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हो फिर भी हमारी निमृत्ति कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। आठवां, धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन भरती जा रही है। नौवां, वर्तमान में जिएं।
भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ देना। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे बड़ा फायदा लें और उस पल को अविस्मरणीय बताएं। 10वां, अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिएं। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष चीज होती है और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को आपका इकिगाई बनाएं। आप सभी को लंबे, आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए शुभकामनाएं। हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरेलस। धन्यवाद।